आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुना है बड़ा मनहूस स्टेशन है वो, कैसे रहोगे वहाँ? मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में भलाई है। बिलास का एक साथी मित्र उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। बिलास सिर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन, जैसा नाम वैसे ही गुण। कहते हैं भूतहा स्टेशन है वो, लेकिन किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। जब स्टेशन है तो पिछले वाले स्टेशन मास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कौन जाने भूतों ने ही मिलकर मारा हो। सब सामान बांधकर बिलास ज्वाइनिंग के लिए निकल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसने परिवार को शहर में ही छोड़ दिया। बीवी को बिना डराए और सच्चाई बताए वो विक्रमपुर पहुंच गया। फतेहाल स्टेशन था वो, एक छोटा सा कमरा उसके लिए और उससे भी छोटा टिकट घर। मजे की बात यह थी कि ज्यादातर ट्रेनें उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं थी। इसी कारण रात में सन्नाटा और बढ़ जाता। टिकट वाला भी शाम होते ही घर निकल जाता और स्टेशन पर बस स्टेशन मास्टर ही रह जाता। पहले दिन ही बिलास को पता चला कि स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई इस जमीन पर बना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहाँ वहाँ देखा। दूर दूर तक खेत दिखाई पड़ रहे थे और एक तरफ रेलवे फाटक के पास बस दो गुमटियाँ। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी की दोपहरी में पास की सड़क पर भी कम ही लोग दिख रहे थे। टिकट क्लर्क पास के ही गांव में रहता था। उसने पहले दिन मास्टर साहब के रात के खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। साथ ही में उसने गांव के सिद्ध बाबा जी का जंतर भी दिया, जिससे उन्हें रात को डर ना लगे। बिलास चाहते हुए भी मना न कर पाया। उसे जीना था अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था बिलास की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसे सारी भूत की कहानियां एक साथ याद आ रही थी। किसी ट्रेन के आने का समय तो नहीं था, तो बिलास ने सोचा थोड़ी देर झपकी ले ले। तभी अचानक किसी ने गेट खोला। उसका दिल धक सा कर गया। सामने देखा तो एक पतला दुबला लड़का टिफिन में खाना लिए खड़ा था। साहब, विक्की भैया ने भेजा है, खाना लेंगे? हाँ हाँ बेटा, लगाओ। बिलास हड़बड़ाते हुए बोला। टिफिन को उसने टेबल पर सजा दिया। गर्मा गर्म पूरी और सब्जी की महक से सारा कमरा भर गया। जाने के लिए जैसे ही वो लड़का पलटा, बिलास ने उसे आग्रहपूर्वक रोक लिया। सुनो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, टिफ़िन साथ लेते जाना। अरे नहीं नहीं साहब, सुबह आकर ले जाएंगे। अभी रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाएगा, फिर मुझे घर जाने में दिक्कत होगी। हाथ जोड़ते हुए वो भाग निकला। बिलास ने हिम्मत बांधकर खाना खाना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट पूरी सब्जी ने उसका डर कुछ देर के लिए भगा दिया। दरवाज़ा भीतर से बंद करके वो कुछ देर फिर झपकी लेने लगा। उसकी नींद खुली तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। अगली ट्रेन का समय रात 1 बजे का था, लेकिन अब घड़ी देखने के बाद उसे नींद नहीं लग रही थी। बाहर से कुत्तों और सियारों की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। खिड़की से आ रही झींगुरों की आवाज़ भी उसे कुछ हद तक डरा दे रही थी। झट से उठकर उसने पहले तो खिड़की बंद कर दी और फिर अपनी कुर्सी पर फिर से जम गया। अपने मोबाइल में वो कुछ देख ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई एकटक उसे देख रहा हो। सामने उसके दीवार पर एक शीशा टंगा था जिसमें उसे कोई काली परछाई नजर आई। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि शायद सब उसके मन का वहम है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी।
हाथ में एक लाठी लिए वो डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बिलास पसीना पोंछते हुए फिर भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे और उसके माथे का पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली ही रात में डर के भीतर उसके बैठ गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे विक्की का दिया जंतर याद आया, जिसे उसने अपने साथ बैग में निकालकर तुरंत पहन लिया। बिलास जंतर पहनकर कुछ मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन उसके मस्तिष्क में डर जैसे बैठ गया था और वो जंतर भी उस डर को भगा नहीं पा रही थी। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी, बिलास के शरीर का खून सूखते जा रहा था। इतनी दिमागी थकान के बाद उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें शांति से पलकें नहीं झपका पा रही थी। कहते हैं आत्माओं में भी कई स्तर होते हैं। कमजोर आत्माएं तो जंतर के डर से भाग जाती हैं, लेकिन जो शैतानी आत्माएं होती हैं उन पर काबू पाना आसान नहीं होता। रात का अंधेरा तो इन शक्तिशाली आत्माओं का बसेरा होता है और उस समय ये जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद कर सकती हैं। अपना डर भगाने के लिए बिलास ने अपनी पत्नी को फोन लगाने की सोची। मोबाइल पर नजर गई तो उसने देखा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो कुर्सी और मोबाइल छोड़कर खड़ा हो गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन डरवश वो दीवार से जाकर चिपक गया। घड़ी में अभी बस 11 ही बजे थे। वो चाह रहा था कि रात जल्दी ही खत्म हो जाए और सुबह का सूरज निकल जाए, लेकिन अंधेरा तो अभी और घना हो रहा था। अचानक से बिलास के सामने एक एक करके कई लोग आकर खड़े हो गए। सबकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और फटे पुराने कपड़े। कमरा बहुत ही अजीब बदबू से भर गया। सब जोर जोर से रुदन करते हुए अपनी मदद को बुलाने लगे। बिलास की गिक्की बंद गई। वो पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी के कागार पर पहुंचने लगा था। उसके कानों में जोर जोर से गूंज रहा था, आओ आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे पास। बिलास की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी उसने जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही वो सारी आकृतियां वहां से गायब हो गईं। फिर उसके बाद उस रात विलास को कुछ ऐसा नहीं दिखा। अब ये सब विलास की आदत बन चुकी है, मगर वो अब डरता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रविवार की शाम मैं अपने घर पर था और थोड़ी बहुत साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। साफ सफाई करते करते मुझे घर की अलमारी में एक पोटली पड़ी हुई दिखी, जिसके अंदर काफी सारे कागज रखे हुए थे। मैंने उस पोटली को अलमारी में से निकाला और उसे खोलकर जमीन पर बैठ गया। पोटली खुलते ही अंदर का कागज घर में चारों तरफ फैल गया। बहुत सारे कागज थे। किसी का खत था तो किसी के शादी का कार्ड। अभी मैं एकाएक उन सभी कागजों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक पुराने से दीमक लग चुके चिट्ठी पर गई। चिट्ठी मेरे दोस्त सुमित की थी, तब की जब एक बार सुमित की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उसे देखने भी गया था। उस चिट्ठी को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक बार सुमित के पास से होकर आया जाए। वैसे भी इन दिनों ऑफिस की छुट्टियां चल रही थीं, लिहाजा मैंने कल ही निकलने का फैसला किया। फिर मैंने फटाफट घर साफ किया
और रात का खाना पीना करके जल्दी ही सो गया। अगली सुबह मैंने सुमित के गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। सुमित का गांव मेरे यहाँ से काफी दूर था, तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने में वक्त लगेगा और हो सकता है शाम भी हो जाए। बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बस जब सुमित के गांव के छोटे से बस स्टॉप पर रुकी तब तक अंधेरा हो चुका था। अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए मैं बस से नीचे उतरा। बस के जाते ही मुझे वहां की खामोशी का अंदाजा हुआ। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिख रहा था, जबकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था। बस स्टॉप पर अगर चीजों की बात की जाए तो वहां सिर्फ एक सड़ा हुआ सा लोहे का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था राजगढ़ बस स्टॉप। यहाँ तलक कि बस स्टॉप में लोगों के बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं था। जब गांव के इन इलाकों का ये हाल है तो बस्ती में कैसा होगा, यही सोचते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा ताकि सुमित के घर तक के लिए कोई सवारी मिल जाए, क्योंकि सुमित का घर बस स्टॉप से काफी दूर था, लगभग 8 किलोमीटर। पिछली बार मैं गलती से पैदल ही निकल गया था। वो तो अच्छा हुआ रास्ते में एक ऑटो मिल गया था, मगर फिलहाल तो मुझे कोई ऑटो वगैरह दिख नहीं रहा। मैंने सोचा गांव की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। लिहाजा मैं धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा। बस स्टॉप की तरह ही रास्ता भी एकदम खाली था। कुछ देर चलने के बाद मुझे कोई ऑटो रिक्शा तो नहीं, मगर हाँ रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। बैलगाड़ी कुछ सामानों से लोड थी। मैं तेज कदमों से चलकर उस बैलगाड़ी के पास गया तो देखा कि बैलगाड़ी चालक अपनी जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। तभी मैंने उस बैलगाड़ी वाले से बोला, भाई साहब ये ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? आवाज सुनकर बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा। मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखने के बाद उसने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, ऑटो रिक्शा वो अब नहीं मिलेगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? इस पर मैं बोला, यहाँ कोई प्रसिद्ध इमली का पेड़ है ना, उसके सामने जो बड़ा सा घर है। मेरी बात खत्म होने से पहले ही उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, समझ गया, मैं उधर ही जा रहा हूँ सामान लेकर। पीछे बैठ जाइए, मैं आपको उतार दूंगा। बैलगाड़ी वाले के ये बोलते ही मैंने एक नज़र पीछे देखा तो पीछे सामान भरा पड़ा था। मैं उन सामानों को देखकर सोचने लगा कि बैठूंगा कहाँ। इतने में ही सामने से बैलगाड़ी वाला बोला, अरे साहब जाना है तो बैठिए ना, वरना हमें जाने दीजिए। बैलगाड़ी वाले से ये सुनकर मैं फटाफट गाड़ी में चढ़कर बैठ गया, क्योंकि मैं 8 किलोमीटर चलकर अपने पैर नहीं तुड़वाना चाहता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगी। इसी दौरान जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटों के बाद पैदल इंसान से भी धीरे चलकर बैलगाड़ी उस इमली के पेड़ के पास पहुंची। मैं बैलगाड़ी से उतरा और उस आदमी को कुछ पैसे थमाकर वहां से रवाना कर दिया। जहां इमली का पेड़ था ठीक उसके दूसरी ओर सुमित का बड़ा सा घर था। हालांकि वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर चांद की रोशनी में मैं सुमित के बड़े से घर को साफ तौर पर देख पा रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें जमीन की ओर इतनी झुकी हुई थीं जैसे अभी गिर पड़ेंगी। घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां का प्लास्टर ना छूटा हो। घर की ऐसी हालत देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ।
कि इतना बड़ा घर और ऐसी हालत। खैर मैं चलकर घर के दरवाजे पर गया। दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला। शायद घर का नौकर होगा, ये सोचकर मैंने उनसे बोला, काका सुमित है? ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं घर में दाखिल हुआ और उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। एक के बाद एक कमरे पार होते गए, मगर वो बूढ़ा रुक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक कमरे में घुस गया। उसके पीछे मैं भी घुसा तो पाया कि कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उस आदमी के बाल ऐसे थे जैसे कभी आग से जल गए हों। शरीर एकदम पतला, किसी कंकाल की तरह था, लेकिन चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। अभी मैं उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो आदमी बोला, क्या भाई, अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहा है? इस पर मैं हैरान होते हुए बोला, सुमित तू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और ये घर को क्या हुआ? इस पर सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से तबीयत खराब थी और तू तो जानता है मैं अकेले रहता हूँ। इस पर मैंने पूछा, क्यों, ये काका है ना? इस पर सुमित थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ये नाम मतलब साले का गद्दार। जिस पर मैंने सुमित को शांत करते हुए बोला, अच्छा वो सब छोड़, अब कैसी है तबीयत? तो सुमित बोला, अब क्या, अब तबीयत ठीक ही रहेगी। देख रात बहुत हो गई है, तू खाना खा ले और सो जा। जिसके बाद सुमित के नौकर ने खाना लगा दिया। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाकर मैं और सुमित एक ही बिस्तर पर लेट गए। सफर के थकान के चलते मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे नाक में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा, मगर मुझे ऐसा कुछ जलता हुआ दिखा नहीं। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सुमित पर गई, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सुमित का पूरा चेहरा एकदम जला हुआ था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा और उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगा। जैसे तैसे मैं उस घर से निकलकर बाहर निकला और उस घर से दूर भागने लगा। भागते भागते मैं जब उस घर से थोड़ा दूर गया तो मुझे रास्ते के किनारे वही बैलगाड़ी खड़ी दिखी जिसकी मदद से मैं यहाँ तक आया था। मैं उस बैलगाड़ी के पास गया तो पाया कि वो बैलगाड़ी वाला पीछे की ओर मुंह करके अपनी जगह पर बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त बैलगाड़ी वाले को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद बैलगाड़ी वाले ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा, साहब जरा देखिए तो, उनका चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं दिखता था। इतना कहकर जैसे ही वो बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा भी सुमित की तरह ही एकदम जला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मैं उठा और किसी तरह से बस्ती तक गया। बस्ती के लोगों को सारी बात बताने पर पता चला कि एक वक्त पर सुमित के पास बेशुमार दौलत थी, मगर उसके नौकर को उसकी ये रहीसी
पसंद नहीं आई और उसने सुमित को मारकर सारी दौलत अपने नाम करने का सोचा। मगर वो जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस बैलगाड़ी वाले को भी अपने साथ मिला लिया। और एक दिन रात को उन दोनों ने नींद में ही सुमित को जिंदा जलाकर मार दिया। मगर सुमित को मारने के बाद वो दोनों भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। सुमित की आत्मा ने उन दोनों को भी एकाएक जिंदा जलाकर मार डाला और तभी से उस नौकर और सुमित की आत्मा उस घर में और बैलगाड़ी वाले की आत्मा रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।